Viewers, welcome to a new show, Recap, a weekly news show with analysis on the key issues. Recap एक routine show नहीं रहेगा. The moment we say it is a weekly show, it is not about just running 100 odd news in a matter of 60 seconds. It is about handpicking the key issues, जो main मुद्दे हैं जिससे पूरा देश और कुछ केसेस ऐसे भी रहेंगे जहाँ पे देश के बाहर भी उन बातों की चर्चा हो रही है, उसके ऊपर हम अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर विपुल सक्सेना जी से चर्चा करेंगे। और वो जो मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उनका पास्ट क्या हो गया, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या संभावना है, उसके ऊपर बहुत संक्षिप्त में हम लोग जानकारी देंगे। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर एक्सपर्ट पैनल, डॉक्टर विपुल सक्सेना. Dr. Vipul Saxena started his career as a student political leader. He went on to become Indian Air Force pilot, and after his services from Indian Air Force, he started his career in corporate world, where he is holding very senior level position for the last 15 years or so. He is also actively involved in writing columns. He has recently written 2 books in the last 14 months. He is well-known astrologer. He has written extensively in Times of India on astrology weekly column. Dr. Vipul Saxena is also a well-known face on a lot of news channels as an aviation expert. तो जब भी कोई aviation से related समस्या आती है या कोई constructive बात होती है, he being एक्स इंडियन एयरफोर्स पायलट, उनकी जानकारी जो है इस विषय में काफ़ी अच्छी रहती है, उनकी सूझबूझ काफ़ी अच्छी है, इस वजह से वो रेगुलर रहते हैं एविएशन रिलेटेड मुद्दों के ऊपर. विपुल सक्सेना जी, आपका स्वागत है रीकैप के पहले एपिसोड में, और ये जर्नी लंबी चलेगी. रोबन, तो बेसिकली रीकैप का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो ये है कि नॉर्मली न्यूज चैनल्स की जो फिलॉसफी होती है वो ब्रेकिंग न्यूज, टीआरपी, शूट एंड स्कूट की पॉलिसी होती है कि एक बार न्यूज दिखा दो, उसमें फिर जितना आपको जब तक वो न्यूज पे टीआरपी मिल रही है चलते रहो, बाद में जो पहले हुई कंसर्न नहीं होता. तो हम लोगों ने इसी एजेंडा को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है ताकि हम लोग आप लोगों से रूबरू करा सकें कि जो घटनाएं पिछले हफ्ते में या 10 दिन में जो घटनाएं हुई हैं उनमें आगे क्या हुआ, क्योंकि वो चीज आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, केवल C2C न्यूज पर ही मिलेगी. रिकॉप का पहले एपिसोड का पहला प्रश्न जो हॉट न्यूज है, जो बर्निंग इशू है इस देश की, उसके ऊपर अपन चलते हैं. एसएसआर केस, सुशांत सिंह राजपूत, काफी सारे मीडिया चैनल्स और अलग अलग जो सोर्सेज हैं, एक बात तो तय है कि 2 बहुत ही मुख्य पॉलिटिशियंस, 2 लीडिंग पुलिस ऑफिसर्स और 5 सेलिब्रिटीज, उनके नाम आ रहे हैं. आपको क्या लगता है, जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा, इसमें कुछ और नाम ऐड होंगे या कम होंगे, या आपका इसमें टेक क्या है विपुल जी? जहां तक मुझे लग रहा है, जिस तरह शुरू में 50 दिन तक मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नाम पर कई लोगों को बुला कर, बॉलीवुड के लोगों को और बाकी इंडस्ट्री के लोगों को बुलाकर इंटरव्यूज लिए, उनके स्टेटमेंट्स लिए, पर ना किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई, ना किसी पे ब्लेम लगाया गया. और जब सीबीआई आई तो फिर एक नया एंगल निकल कर आया जो कि मुंबई पुलिस ने समहाउ नहीं ध्यान दिया था. ड्रग का एंगल निकला, और ड्रग के एंगल से जिस तरह से एक पूरा नेटवर्क सामने आया है, और बॉलीवुड में जिस तरह ये नेटवर्क छाया हुआ है और कंट्रोल किया हुआ है बॉलीवुड को, उससे मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली 2 पुलिस के अधिकारी जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन पर आंच आने वाली है. 2 एक पॉलिटिशियंस हैं जो कि इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ड्रग के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और बॉलीवुड में उनका बड़ा अच्छा कंट्रोल है. और डेफिनेटली बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े नाम मुझे लग रहा है कि उनके नाम जरूर आने चाहिए और आएंगे. तो जब ये कहानी खत्म होगी, मुझे लग रहा है कि पहले जो डायरेक्ट अप्रोच थी सीबीआई की मर्डर स्टोरी के ऊपर पहुंचने की, कहीं ना कहीं बिकॉज एविडेंसेस कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुए हैं,
या एविडेंसेस को छुपा दिया गया, इसलिए इस वजह से सीबीआई को डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिली, इसलिए ड्रग के रूट से सीबीआई उसको उसमें एंटर करेगी। और जब ये काफी अरेस्ट हो रहे हैं, अब जाके जो है किस तरह ये मर्डर हुआ या किस तरह सुशांत की हत्या हुई, उसका खुलासा होगा। बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है सीबीआई की मांग को लेकर, वो है पालघर का। काफी समय हो गया है और इंसिडेंटली स्टेट सीआईडी ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है और काफी सारे लोग को बेल मिल गई। और लास्ट में जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जो रीसेंट न्यूज आई है, उसके हिसाब से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जॉब से निकाल दिया गया है। अभी जो 2 साधु संत थे जिनका वहां पे लिंचिंग में जान गई, उसमें से एक की माताजी ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी है। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर एनआईए का आने वाले समय में कुछ रोल होगा? क्योंकि पालघर के अंदर ये खाली लिंचिंग का मामला नहीं है, इसमें कन्वर्जन का एंगल है, इसमें वो नक्सल अफेक्टेड एरिया में भी आता है। क्या होता है कि एनसीबी या एनआईए जैसी एजेंसी है, इस तरह की एजेंसी डायरेक्टली कभी भी किसी केस में इन्वॉल्व नहीं होती, जब जहां तक कि अनलेस कोई ऐसा केस हो जिसमें कि टेरर का कोई अटैक हुआ हो, तो एनआईए डायरेक्टली आ जाती है। पर अदरवाइज नॉर्मल केसेस जहां पर सिविलियन इन्वॉल्व है और हत्या का मामला है, तो एनआईए तभी आ पाएगा जबकि उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होएगा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होएगा, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है, उस पर एक ऑलरेडी आज आ चुके राजपूत के केस में। तो लग रहा है मुझे कि सीबीआई की जांच जरूर शुरू होगी। जब सीबीआई की जांच शुरू होगी तो कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, उनका क्या बैकग्राउंड है, उसमें कहने का मुझे लग रहा है जिस तरह के ट्रेंड्स दिख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं जिनका कि एंटी नेशनल एक्टिविटी से इन्वॉल्वमेंट है या टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट है, उस समय मुझे लगता है कि एनआईए एंटर करेगी और उसमें बड़े बड़े खुलासे होंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका मैं अभी नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन लोगों के ऑलरेडी दिमाग में है जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनका नाम आने वाला है। और मैं समझता हूँ उसके बाद एक अच्छा खुलासा होगा जिससे कि पूरा क्या कहानी था, क्या रचना थी, क्यों इन साधुओं का मर्डर हुआ पुलिस की कस्टडी में। पुलिस की देख रहे कि मुझे साधु पुलिस के पास गए थे संरक्षण मांगने के लिए, और पुलिस संरक्षण में इन साधुओं की हत्या हो जाती है। एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है जिसको कि सरकार को बहुत जिम्मेदारी से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह लिपापोती हुई है, मुझे लगता है कि ये इतना सिंपल नहीं है। तो मैं क्या लगता है रॉबिन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इसमें जिस तरह से एसएसआर केस में पूरा देश एक हुआ और दबाव बनाया गया, मेरे को लगता है कि जब तक पूरा देश इसके ऊपर वापस एक होकर सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएगा, मीडिया अपनी तरफ से एक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। जब तक लोग इसको कंटिन्यूअसली प्रेशर नहीं बनाएंगे, तब तक वो सीबीआई वाली मांग जो है सीरियसली ली नहीं जाएगी, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है। रॉबिन, जिस तरह में लग रहा है कि जो माताजी हैं उन्होंने अभी जो गुहार लगाई है सरकार से, मुझे लगता है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस की इमेज पर अभी एक डेंट आया है राजपूत के केस में, उसको बैकग्राउंड में रखते हुए मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार जरूर उस गुहार को एक्सेप्ट करेगी और सीबीआई की इंक्वायरी आई थिंक चालू करेगी। एक और मेरे दिमाग में एक विचार है, जो लगातार मुंबई पुलिस के ऊपर इल्जाम आ रहा है ये इन्वेस्टिगेशन बराबर से ना करने का, एसएसआर केस का, ये उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो स्वेच्छा से सामने से केंद्र सरकार को बोलेंगे पालघर की आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए। बिल्कुल, आई थिंक मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को इसमें इस बारे में सोचना चाहिए कि एक बार चूंकि एक लोगों के दिमाग में थोड़ा डाउट आया है, तो इसके पहले कि इस गंभीर मामले में भी लोग इस बारे में बात करें, चूंकि ऑलरेडी डिमांड चल रही है सीबीआई इंक्वायरी की, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि अगर मुंबई सरकार या मुंबई पुलिस को इसमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी को के लिए रिकमेंड करने में मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नीचे देखने वाली बात है या पॉलिटिकल हार की बात है। मैं समझता हूँ उद्धव ठाकरे को विचार करना चाहिए और उसको रिकमेंड करना चाहिए। डन सर। अभी अगला अपना जो मेन बर्निंग इश्यू है पिछले 15 दिन से, एंड इन पर्टिकुलर पिछले 4-5 दिन से, वो है इंडिया चाइना फेस ऑफ एट LAC। और ये पहली बार एक ऐसा
माहौल बन रहा है जिसमें हमारे को एज सिविलियंस, आप तो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर रहे तो आपको ज्यादा आइडिया है, लेकिन एज ए सिविलियन हम लोग को हमेशा ये बताया गया था कि चाइना हमसे 19-20 का फर्क तो है, अगर हम कितने भी नजदीक है लेकिन उनका अपर हैंड रहता है। गलवान के अंदर जो भी हुआ उससे एक ये समझ में आया कि हमारे जो भी बॉर्डर पे ऑफिसर्स थे उन लोगों ने बहुत ही बहादुरी से उनको जो भी था 1-to-1 फाइटिंग उसके अंदर उन लोग को हरा दिया। लेकिन अभी जो जिस तरह से भारतीय सेना ने प्रीएम्प्ट किया है और 1962 वाले कुछ टेरिटरीज में उन्होंने अपना वापस वर्चस्व बताया है, और जिस तरह से कुछ एक राजनाथ सिंह जी की रशिया में चाइनीज डेलीगेशन के साथ जो फोटोज आई हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज काफी सामने से बता रहा है कि वी आर ऑन द अपर हैंड, वी आर डिक्टेटिंग टर्म्स। आपके इसके बारे में क्या टेक है? और आने वाले समय में, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि अराउंड दिसंबर जब ये विंटर्स पीक में आना शुरू हो जाएगा तब मेन कुछ शॉर्ट वॉर या एक डिसाइसिव वॉर का कुछ चांसेस होने वाला है। जब सिक्योरिटी का मामला आता है या सेना के रोल का मामला आता है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पॉलिटिकल विल। ओके, और जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डिसाइड करती है कि हमारा जो अपने नजदीकी देश है या एनिमी के साथ किस तरह के रिलेशन होंगे और किस तरह से हमारी फौज को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं नहीं बोलता है कि पुरानी सरकारें, जो पहले सरकारें थी कांग्रेस, उन्होंने पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई, डेफिनेटली दिखाई है। 1971 का वॉर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसमें कि पॉलिटिकल विल का बहुत बड़ा एग्जांपल शो किया था। बट जब उसके बाद से जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान से और चाइना से डील कर रहे हैं, वो डेफिनेटली फौज के लिए बहुत बड़े डिमोरलाइजिंग इवेंट्स रहे हैं। हमारे सैनिक मरते रहे बॉर्डर्स पर सरकार ने कभी भी फौज को इतनी पावर नहीं दी जितने की मोदी जी ने अपने आने के बाद दी है। उनको पूरा खुला हाथ दिया हुआ है, और उसी का नतीजा है कि आज LAC पर जिस तरह की सुप्रीमेसी हमारी फौज ने अक्वायर कर ली है, जो कि एक हिस्टोरिक चीज है। अगर आप देखेंगे 62 वॉर के बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं चाइना के साथ, उसमें हमारी सेना ने मिनिमम डबल से 3 टाइम्स उनके सैनिकों को हताहत किया है या मारा है। इवन रिसेंटली जो गलवान में हुआ था, वहां भी आप देखो तो रेशियो 1:3, 1:4 का है। क्योंकि PLA जो है, PLA एक रेगुलर आर्मी की तरह नहीं है, उनको इतनी उनकी सक्षमता इतनी नहीं है वॉर लड़ने की, स्पेशली माउंटेन्स में, जो कि हमारी स्पेशलिटी है। दूसरी चीज, हमारे पास जो हाई ऑल्टीट्यूड पे जो जिस तरह का हमारे पास एयरफोर्स बेसेस हैं, वो चाइना के पास एडवांटेज नहीं है। तो मुझे लगता है मोदी जी के पास जो पॉलिटिकल विल है उसका पूरा फायदा आर्मी उठाएगी। और इवन हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है कि जिस तरह चाइना और पाकिस्तान अभी एक गठजोड़ कर रहे हैं, तो ये एक अभी तो हम प्रॉक्सी वॉर में चाइना पाकिस्तान के साथ अटके हुए थे, लग रहा है चाइना भी एक लॉन्ग टर्म में परेशानी प्रॉब्लम करे। इसलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे इसका एक फाइनल हल निकलना बहुत जरूरी है, ऐसा सोचा जा रहा है, ताकि LAC को कहीं ना कहीं एक बॉर्डर के रूप में कन्वर्जन की बात हो, ताकि उसके बाद एटलीस्ट चाइना बॉर्डर हमारा सील हो, एंड देन हम पाकिस्तान से डील करके दोनों बॉर्डर्स को सिक्योर करें। आज का ये वीक का जो 4 मेजर इश्यूज है, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, उसमें लास्ट पॉइंट पे अभी हम आ गए, और वो है वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन संजय राउत एंड कंगना रनौत। उन्होंने बोला है कि मैं मुंबई आऊंगी 9 तारीख को और कोई मुझे रोक नहीं सकता है। इशू कहाँ से स्टार्ट हो गया? जो उन्होंने ट्वीट डाला था जिसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। हर इंटेंशन वाज नॉट टू टैग बॉम्बे एज POK, द इंटेंशन वाज टू जस्ट एक वो सिंबॉलिक वो जो बताने का वो था, लेकिन उसको उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, या जो भी हकीकत जो है जिस तरह से वो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। 9 तारीख और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपका क्या टेक है? पॉलिटिकल ड्रामा होगा, क्योंकि संजय राउत तो अकेले माउथपीस है इस सरकार के और शिवसेना के। सरकार हो या शिवसेना हो, अगर कोई आदमी टीवी पर आता है, स्टेटमेंट देता है
या इवन सोशल मीडिया पे बोलता है तो कल संजय राउत है। तो अभी मामला संजय राउत का एक ईगो प्रॉब्लम फंस गई है और उससे वो निकल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये सब झमेला चालू किया है। और मुझे लगता है कि केवल एक पॉलिटिकल ड्रामा होगा। कंगना रनौत आएंगी बॉम्बे और उनका प्रोटेस्ट होगा, जैसे कि शिवसैनिक महिलाएं जो हैं वो उनका प्रोटेस्ट करेंगी। ओके, उससे ज्यादा मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि मुंबई एक महानगरी है, ठीक है, सरकार भले अगाड़ी की हो, पर कंगना रनौत भी एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है और उनकी राष्ट्रीय भावना और नेशनलिस्ट अप्रोच के लिए उनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ओके, केवल सुशांत राजपूत केस में ही नहीं, बाकी शुरू से आप उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। जहां भी देश की बात आती है, जहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, जहां भी न्याय की बात आती है, कंगना रनौत के का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है और उनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसा नहीं कंगना रनौत अकेली है। अगर बॉम्बे में शिवसेना की सरकार है, अघाड़ी की सरकार है, तो जनता के भी उनके पास बहुत सपोर्ट है और मैं समझता हूँ मीडिया भी उनको काफी सपोर्ट करेगी। उन सबको देखते हुए मुझे लगता नहीं कि एक पॉलिटिकल ड्रामा इससे ज्यादा कुछ होने वाला है। तो कंगना रनौत, वेलकम टू मुंबई। Please come to Mumbai, you will be safe. Dear viewers, with this we end our weekly show recap. और आपको एक निवेदन है, आपके नज़र में अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम उठाएं, तो आप मोर देन वेलकम है मेरे से या विपुल जी के साथ हमारे सोशल मीडिया जो भी प्रेजेंस है, ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक पेज, उसके ऊपर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगले वीक आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।